हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर से। और आज के वीडियो में 21 और 22 फरवरी दोनों दिन के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। 20 फरवरी के करंट अफेयर अभी बाकी हैं, अगले 1 से 2 दिन में मैं वो भी आपको नरेट करके दो दूंगा। लेकिन तीनों दिन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो वहां से आप डेली के डेली पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए। और मैं ये सोच रहा था कि डेली सुबह 4 बजे का मतलब 4 बजे ही करंट अफेयर आने चाहिए। इसकी वजह से आज के वीडियो में मैंने पहले 21 और 22 के करंट अफेयर आपको कवर करके दे रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, ठीक है, इसमें अमेरिका ने अपने फ्रेंड कंट्रीज को कौन से वर्ष में ज्वाइन किया था। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत सन 1914 में हुई थी और यह विश्व युद्ध 1918 तक चला था। और अमेरिका इसमें एंटर किया था साल 1917 में। और ये दिन था जो था 4 अप्रैल। 4 अप्रैल 1917 में अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट में वोटिंग करी गई और वोटिंग के बाद फैसला लिया गया कि जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाएगा। और इसके एवज में इसके बाद ये सारी गतिविधियां चलती रहीं और इसी वर्ष के आखिर में यह दिन था 7 दिसंबर 1917, जब जर्मनी के फ्रेंड कंट्रीज ऑस्ट्रिया और हंगरी, कौन कौन से, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन दोनों देशों पर हमला बोल दिया था अमेरिका ने। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। तो आप में से जिन्होंने भी 1917 बोला था उन सभी का आंसर सही है। ये कौन सा देश है जिसने अभी भारत के साथ पैक्ट साइन किया है वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए। मतलब कहने का ये है कि ये कौन सा देश है जो कि भारतीय श्रमिकों को रोजगार देगा। यह देश है ताइवान। ताइवान और भारत के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है। आने वाले समय में भारत की तरफ से जो लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि दुबई जाना चाहती है, बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि काम के लिए कनाडा जाना चाहती है, तो उसी तरीके से अब बहुत सारे ऐसे लोग ताइवान में जाके जॉब कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, ताइवान एक ऐसा देश है जो कि टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। आज की डेट में दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां से लोग ताइवान में नौकरी के लिए जाते हैं और बहुत ही हैंडसम अमाउंट कमाते हैं। ये देश हैं इंडोनेशिया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया। इस तरीके के देशों से हर साल बहुत सारे श्रमिक जाते हैं वहां पर। अब भारत की तरफ से जा पाएंगे। और ये ऑल्सो एक हिस्सा है, भारत की एक पॉलिसी है, लुक एट ईस्ट, लुक एट ईस्ट, ठीक है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो ईस्ट की तरफ आप मानचित्र में देखोगे, जो ईस्ट की तरफ के जो कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो उनका माइंडसेट है, वो भारतीय लोगों से ज़्यादा मैच करता है। तो भारत सरकार पिछले 3 डिकेड से ये चाह रही है कि लुक ईस्ट पॉलिसी को जो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा एक नई योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है आशा किराना नेत्र देखभाल योजना। तो इसको शुरू किया गया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया के द्वारा। अब इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक के अंदर केवल आपको कर्नाटक का निवासी होना है, ठीक है। मतलब ये योजना ऐसे लोगों के लिए है जो कि कर्नाटक के निवासी हैं। तो आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, आपका जो आई चेकअप है ये मुफ्त में किया जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। और कर्नाटक में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और ये जो आई चेकअप किया जाएगा, इसके लिए आपको कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से जो वॉलंटियर्स हैं वो लगाए जाएंगे और वो घर घर में जाके चेकअप करेंगे। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा भारत की पहली मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी? तो यह अमेरिकी कंपनी है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, क्या आप बता सकते हो? यह कंपनी है एलॉन मस्क की। किसकी? एलॉन मस्क की कंपनी। देखिए, आज तक भारत ने कभी भी मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट नहीं लॉन्च करी है। यह ऐसी सैटेलाइट होती है जो कि दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने का काम करती है। दुनिया भर में ऐसे कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। ये अपनी अपनी मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट्स रखते हैं जो कि दुनिया भर के कई सारे देशों के ऊपर नजर रखने का काम करते हैं गुप्त तरीके से। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा उभरता हुआ मार्केट भी है, और हमारी जो मिलिट्री है ये दुनिया भर में चौथे नंबर की सबसे पावरफुल आर्मी है। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास ऐसी सैटेलाइट होनी चाहिए। अब सवाल उठता है, इस सैटेलाइट को बनाया किसके द्वारा गया है?
इसको बनाया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। तो टाटा यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट पूरे तरीके से वेल इक्विप्ड करके देगा और स्पेस एक्स इसको लॉन्च करेगा। और भारत सरकार ने यह भी जाहिर किया है कि आने वाले समय में इस सैटेलाइट की मदद से जो इमेजेस वगैरह होंगी वो फ्रेंड कंट्रीज को भी साझा करी जा सकती हैं। मतलब हमारे जो फ्रेंड कंट्रीज हैं उनकी भी हम इससे मदद कर पाएंगे। एक मूवी है जो पिछले कुछ समय से चर्चा में है। इन्होंने पहले भी कई सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन में बाफ्टा फिल्म अवार्ड का आयोजन किया गया। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। इस अवार्ड कॉन्फ्रेंस में कई सारी मूवीज को भी सम्मानित किया जाता है और कई सारे टेलीविजन सीरियल्स को भी सम्मानित किया जाता है जिनके सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि लोगों को इम्प्रेस करते हैं। तो ये जो मूवी है ये है ओपेनहाइमर। ओ, माफी चाहता हूँ। ओपेनहाइमर ने इसमें कितने अवार्ड जीते हैं? तो बाफ्टा में इस बार ओपेनहाइमर ने टोटल 7 अवार्ड और जीत लिए हैं। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये ओपेनहाइमर के लीडिंग एक्टर हैं और इनका नाम है कैलियन मर्फी। क्या नाम है? कैलियन मर्फी। इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, तो आप पीडीएफ को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये कौन है जिनको कोटक महिंद्रा बैंक के नए जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार दिया गया है? तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है केवीएस मणियन। अब से ये कोटक महिंद्रा बैंक के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक जिसकी स्थापना 1985 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? ये है इस टाइम पे अशोक वासवानी। अशोक वासवानी। ये कौन है जिनको पंजाब के लोकसभा पोल्स के लिए स्टेट आइकन के रूप में डिक्लेयर किया गया है? तो इनको कौन नहीं जानता है? शुभमन गिल। और ये अनाउंसमेंट पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा किया गया है उनके ऑफिस से कि आने वाले जो लोकसभा इलेक्शंस हैं वहां पर शुभमन गिल एक तरीके से स्टेट आइकन की तरह उभर कर आएंगे आगे। एक तरीके से शुभमन गिल कई सारे ऐसे कैंपेन्स में हिस्सा लेंगे जहां पर पंजाब के अंदर लोगों को वोट देने के लिए एनकरेज किया जाएगा। अगर 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो उस टाइम पर पंजाब में 65.9% वोटिंग हुई थी। मतलब करीब करीब 66% लोगों ने वोट दिया था। तो सरकारें ये चाहती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, हर सरकार ये चाहती है कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो। ये कौन सा फेस्टिवल है जो कि करीब 1000 साल पुराना ट्रेडिशन है जापान के अंदर, जिसको अभी हाल ही में समापन किया गया है? तो ये फेस्टिवल जिसको बोला जाता है सोमिन साई महोत्सव। क्या बोलते हैं? सोमिन साई फेस्टिवल। अब देखिए ये जो फेस्टिवल है ये किस तरीके से मनाया जाता है। ये काफी अनोखी तरीके का त्योहार है और अनोखे तरीके से इसको मनाया भी जाता है। जापान के अंदर एक मंदिर है उसको बोलते हैं कोकू सेकी मंदिर। क्या बोलते हैं? कोकू सेकी टेम्पल। वहां पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अब मैंने ये क्यों कहा कि ये काफी अजीबोगरीब है? ये जो महोत्सव मनाया जाता है इस महोत्सव के अंदर जापान के पुरुष और महिलाएं पूरे तरीके से नग्न होकर अपने जो इष्ट होते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उन्हें याद करते हैं। यहाँ पर नग्न होने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से है कि वो एक तरीके से उन्हें धन्यवाद दे रहे होते हैं और उनका कहना होता है कि आज हम उसी रूप में आपको धन्यवाद दे रहे हैं जिस रूप में बिना कुछ लिए हम दुनिया में आए थे, बिना कुछ पहने हुए दुनिया में आए थे। और सबकी जबान पे एक ही वर्ड होता है जैसो जोएसा। जैसो जोएसा, ठीक है। और जैसो जोएसा का मतलब है कि हम आपको याद कर रहे हैं और हमसे कही गई या करी गई जो भी भूलें हैं आप उसके लिए हमें क्षमा करें। तो ये जो महोत्सव है ये अभी हाल ही में मनाया गया। और जापान में प्रधानमंत्री कौन है? ये है फुमिदो किशिदा। कौन है? फुमिदो किशिदा। ये कौन सा शहर है जहां पर इंडस एक्स समिट जो है इसका आयोजन किया गया? क्या मैंने सही बोला? जी नहीं, मैंने बिल्कुल सही नहीं बोला। इसको इंडस एक्स आप नहीं पढ़ोगे। इसका मतलब है इंड यूएस एक्स, ठीक है। इंड यूएस का मतलब है IND फॉर इंडिया एंड यूएस फॉर अमेरिका। जाहिर सी बात है। तो अमेरिका और यूएस के बीच में जो एक्स समिट है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसका मेन उद्देश्य है कि डिफेंस के सेक्टर में दोनों देश आपस में कई सारे MOU साइन करेंगे। दोनों देश आपस में बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को साझा भी कर सकते हैं। मतलब ये कहने का कि कई सारी जो सैटेलाइट्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा इसरो को दिए जाते हैं हर साल। जी हाँ, आपको ये समझना चाहिए
इसरो जो हमारी है वो अमेरिका के लिए कई सारी छोटी रेंज की सैटेलाइट बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका जिन सैटेलाइट्स को मान लीजिए 100 रुपए में बना रहा है, इसरो उन्हीं सैटेलाइट्स को 65 रुपए में बना देता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट्स इसरो बनाता है। और दूसरे अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्सेस के लिए हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए अभी भी हम यूएस पर कई तरीके से डिपेंडेंट हैं। एक किताब हाल ही में लॉन्च हुई है, इस किताब का नाम है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है प्रोफेसर एस डी मुनी के द्वारा। प्रोफेसर एस डी मुनी डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च एंड स्टडीज के लिए जाने जाते हैं। और ये जो किताब इन्होंने लिखी है, ये इन्होंने अपने पूरे एंटायर करियर के बारे में लिखी हुई है। और जो इनका करियर है, जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं इनके करियर में, ये जेएनयू से पढ़े हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें तो सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजस्थान सरकार को ऑर्डर दिया गया है कि ऐसे मजदूर जिन पर अभी तक केस चल रहा था, इन मजदूरों को कितनी धनराशि दी जाएगी। देखिए मैं पूरा मुद्दा आपको बता देता हूँ। 22 साल पहले एक केस दर्ज किया गया था। राजस्थान के अंदर कई सारे मजदूरों का यह दावा था कि राजस्थान की तरफ से उनको ना ही रोजगार दिया जा रहा है, और जो कि मजदूरी एक मिनिमम अमाउंट मिलना चाहिए। ठीक है? जो कि मिनिमम वेजेस का प्रावधान आप देखते हो ना, हमारे डीपीएसपी के अंदर भी है। अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा हो तो वहां पर भी प्रावधान है कि हर एक राज्य सरकार को अपने यहाँ पर हर एक मजदूर को काम देना होगा, और उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट तो तय करना ही होगा। तो इन मजदूरों का ये आरोप था राजस्थान सरकार के ऊपर, और इसी के तहत ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। पिछले 22 सालों से केस लड़ रहे हैं ये मजदूर, और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 10 लाख रुपए इन सभी मजदूरों को भरने का। जरा सोचने वाली बात है, पिछले 22 सालों से ये मजदूर अपना केस लड़ रहे हैं, और आखिर में ये जो मजदूर हैं इनके खाते में मात्र 10 लाख रुपए आए हुए हैं। बहरहाल अभी हाल ही में विधानसभा इलेक्शंस हुए थे, जिसमें कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बना ली है। बीजेपी के नए मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। अभी हाल ही में ये कौन है पहले ऐसे भारतीय मूल के अमरीकी, जो कि अमेरिका के अंदर जॉर्जिया सीनेट की एक सीट के लिए इस बार चुनाव लड़ेंगे? तो ये जो आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, इनका नाम है अश्विन रामास्वामी। अश्विन रामास्वामी के जो माता पिता हैं वो 1990 में अमेरिका में जाके बस गए थे। बेसिकली ये लोग तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पर जेन जेड का मतलब क्या है? देखिए है क्या, ऐसी जनरेशन जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है, उन्हें अमेरिकी स्टेट्स में जेन जेड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जेन का मतलब है जनरेशन जेड, या फिर इन्हें जूमर्स भी कहा जाता है। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा हिमालयन बास्केट लॉन्च करी गई है? ये एक नई तरीके की पहल है। तो इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के द्वारा। अब देखिए हिमालयन बास्केट जो है ये पूरे तरीके से नया नहीं है। इसको रीलॉन्च किया गया है। पहली बार इसको साल 2018 में दो लोगों ने लॉन्च किया था। एक तो इंजीनियर है, उनका नाम है सुमित, और एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है जिनका नाम है स्नेहा। तो सुमित और स्नेहा इन दोनों ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। अब देखिए इन्होंने दिमाग क्या इस टाइम पर लगाया था। सुमित का दिमाग था इंजीनियरिंग में, तो इन्होंने फैसला लिया कि किस तरीके से उत्तराखंड रीजन के अंदर जिन चीजों का उत्पादन किया जाता है ज्यादा बड़े लेवल पर, जैसे कि सेब का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर, और इसके अलावा मिंट का उत्पादन किया जाता है, हल्दी का उत्पादन, दूध का उत्पादन किया जा रहा है। इन सारी चीजों का उत्पादन इतना बेहतर लेवल तक हम करें कि हम इनको एक्सपोर्ट करें सीधे दूसरे देशों को। और एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे कम से कम रेट में, उसमें स्नेहा का दिमाग था। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ये इनिशिएटिव बंद हो गया। अब इस टाइम पे पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसकी सराहना करी है और इसको फिर से लॉन्च करने का फैसला लिया है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये होगा कि उत्तराखंड के अंदर और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार मिलेगा हिमालयन बास्केट योजना के अंतर्गत। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा कौन से अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ पैक्ट साइन किया गया है? इस बैंक के साथ मिलकर ये दुनिया भर में इन बैंक की जो भी ब्रांचेस हैं और जो भी इनके रीजनल ऑफिसेज हैं, उन सभी देशों में इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉडलेंट स्कीम्स के लिए लोगों को अवेयर करेंगे। तो ये है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक का मतलब है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर।
और आज की डेट में आप देख रहे हो पैसे को लेकर, फंड ट्रांजैक्शन को लेकर लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। बाकी डीबीएस बैंक जो है इसकी स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर सिटी। इसके सीईओ भारतीय मूल के हैं पीयूष गुप्ता। कौन है? पीयूष गुप्ता। और इसके चेयरपर्सन है पीटर शे। पीटर से। फरवरी 2024 में हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? मैं आपको बता दूं, जनवरी में जो इंडेक्स जारी किया गया था 2024 का, हैंनले के द्वारा पहला पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भारत ने 80th रैंक हासिल करी थी। लेकिन इस बार फरवरी के महीने में भारत के पासपोर्ट की जो रेटिंग है वो 5 पायदान नीचे गिर गई। इस बार भारत ने 85 रैंक हासिल करी है। दुनिया के ये कई ऐसे देश हैं, मतलब टोटल ऐसे 6 देश हैं जिन्होंने इस बार फर्स्ट रैंकिंग हासिल करी है ज्वाइंटली। एक तो जापान, जो कि हमेशा से पिछले लंबे अरसे से नंबर 1 पे ही है। और इसके अलावा सिंगापुर भी रहा नंबर 1 पे। इस बार फ्रांस एक नया देश आ गया नंबर 1 पे। और इटली भी है नंबर 1 पे। जर्मनी हो गया। और एक देश हो गया आपका स्पेन। तो ये टॉप 6 कंट्रीज हैं। मतलब ऐसे लोग जिनके पास इन देशों का वीजा है वो दुनिया भर में 194 देश सीधे सीधे विदाउट वीजा घूम सकते हैं। उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। और इस टाइम पर अगर आपके पास भारत का वीजा है तो आप टोटल 62 कंट्रीज दुनिया के घूम सकते हैं। और हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है जो एग्जाम में ना पूछा हुआ गया हो। तो आप ये समझ लीजिए, हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चन रखा हुआ है किसी ना किसी शिफ्ट में। अगर आप लकी होंगे तो आपकी ही शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। Who has secured first ever Paris Olympic quota in dress age discipline for the country? मतलब पहली बार एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें प्रॉपर एक ड्रेसेज होता है, ठीक है, एक अजीबो गरीब ड्रेसेज होता है, ठीक है। तो ये ड्रेसेस घुड़सवारी में होता है जिसमें एक प्रॉपर हेलमेट होता है, ग्लव्स होते हैं, बूट्स होते हैं, ब्लेजर होता है, ठीक है, एंड ट्राउजर होता है। इस वजह से इसे ड्रेसेस डिसिप्लिन बोला जाता है। तो पहली बार भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनको पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा मिला है? तो ये एशियन गेम्स में मेडल ला चुके हैं और इनका नाम है अनुष अग्रवाल। ठीक है। एशियन गेम्स में ये ब्रोंज लाए थे भारत के लिए पिछले साल। तो अनुष अग्रवाल इस बार पेरिस ओलंपिक्स में दिखाई देंगे। और देखते हैं कौन सा मेडल लाते हैं इस बार। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कौन से दिन मनाया जाता है? सामाजिक स्तर पर ये जो न्याय दिवस है पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 20 फरवरी को। और इसकी शुरुआत सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी गई थी। आईएलओ की स्थापना 1919 में करी गई थी। और आईएलओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा। और आईएलओ ने इस दिवस को मनाना शुरू किया था साल 2008 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक नई योजना शुरू करी गई और इसका नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसको कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लॉन्च किया है? तो इसे मुंबई यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है। अब देखिए, ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से 20 करोड़ रुपए की धनराशि मुंबई यूनिवर्सिटी को दी गई है। इस 20 करोड़ की मदद से मुंबई यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मतलब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और यहाँ की जो एजुकेशन है उसे बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। टेक महिंद्रा आप लोग जानते ही हो, टॉप आईटी कंपनीज में से एक है महिंद्रा ग्रुप की। टेक महिंद्रा ने हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है ऑर्किड साइबर टेक, इस कंपनी को खरीद लिया है। 100% स्टेक इसके खरीद लिए हैं पूरे तरीके से। मतलब तो टेक महिंद्रा ने कितने में इसे खरीदा है? इसको खरीदा है $3.27 मिलियन में। करीब करीब 26 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन करेंसी में। और ये जो ऑर्किड साइबर टेक कंपनी है ये कहीं ना कहीं कस्टमर एक्सपीरियंस सॉल्यूशन देने का काम करते हैं सिक्योर तरीके से। तो टेक महिंद्रा इनका यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए। बाकी टेक महिंद्रा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे। और इसके सीईओ हैं मोहित जोशी। क्या नाम है? मोहित जोशी। इसके चेयरपर्सन है आनंद महिंद्रा। कितने ऐसे देश हैं जो कि इस बार नेवल एक्सरसाइज मिलन में हिस्सा ले रहे हैं जिसका आयोजन भारत में किया जा रहा है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो मिलन एक्सरसाइज है ये इस बार भारत में कंडक्ट करी जा रही है।
और इस बार इसका 12वां संस्करण है जो कि आयोजित किया जा रहा है। भारत में कहाँ पर यह हो रही है? ये हो रही है वाइजैक में। वाइजैक मतलब जिसको विशाखापत्तनम बोलते हैं। तो इस बार दुनिया भर के 50 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मिलन एक्सरसाइज कोई छोटी एक्सरसाइज नहीं होती है। इसमें हर बार मल्टीपल कंट्रीज हिस्सा लेते हैं। लेकिन इंडियन नेवी ज़्यादातर कोशिश करती है कि लुक एट ईस्ट की पॉलिसी के ऊपर ध्यान दिया जाए। मतलब ज़्यादातर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको ही यहाँ पर हम आमंत्रित करने का काम करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ना आए। ऐसा भी पूरे तरीके से नहीं हो सकता। बट मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं वो ईस्ट की तरफ वाले कंट्रीज़ ही इसमें हिस्सा लेते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ठीक है? ये सारे कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दिस अमेरिका भी इसमें हिस्सा ले रहा है, फ्रांस भी हिस्सा ले रहा है, ब्रिटेन भी हिस्सा ले रहा है। मिलन एक्सरसाइज 19 फरवरी को शुरू हो चुकी है और ये चलेगी 27 फरवरी तक। इसको 2 चरणों में लॉन्च किया गया है, 19 से लेकर 23 फरवरी तक। इसमें डिस्कशंस वगैरह होंगे और उसके बाद 24 से लेकर 27 फरवरी तक पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज के रूप में डिवाइडेड है। 24 और 25 तारीख को हार्बर पर एक्सरसाइज होगी, मतलब पोर्ट पर होगी। और 26 और 27 को सी के अंदर होगी एक्सरसाइज। ये कौन है जिनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। शशि थरूर काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, केवल भारत में ही नहीं दुनिया में भी। तो शशि थरूर को फ्रांस की सरकार के द्वारा जो भारत में फ्रेंच एम्बेसी है वहां पर सम्मानित किया गया है। क्या आप जानते हो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? मतलब इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं शेवेलियर दे ला शेवेलियर दे ला लीजन डी ऑनर। ठीक है? जैसे कि हमारा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है ना, उसी तरीके से ये है। और शशि थरूर अपने आप में पहले एक ऑथर तो है ही हैं, ये डिप्लोमेट भी हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं। और इस टाइम पे ये कांग्रेस की तरफ से सांसद भी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरल के अंदर त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो मराठा कम्युनिटी है उनके लिए कितना आरक्षण अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ जी शिंदे की सरकार है और इनके द्वारा फाइनली ये फैसला ले लिया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मराठा कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसे 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले रहा है उसके एंट्रेंस में भी 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली जाती है जैसे कि पुलिस हो गई या फिर किसी भी विभाग में, वहां पर भी मराठाओं को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में एक और कोटा दिया था। ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने 10% कोटा लॉन्च किया था। लेकिन अब ये जो कोटा है ये स्पेशली मराठा कम्युनिटी के लिए लॉन्च किया गया है। ये कौन सा संस्थान है जिसने गोवा के साथ पार्टनरशिप करी है क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी को लेकर? तो ये है वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक और गोवा सरकार के बीच में हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है गोवा के अंदर पणजी में। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैसला लिया गया कि वर्ल्ड बैंक आने वाले समय में गोवा के अंदर एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाने के लिए, नीट एंड क्लीन रखने के लिए फंडिंग करेंगे गोवा सरकार को। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में करी गई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट हैं भारतीय मूल के अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। और गोवा में बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। आप सभी मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा की आईडी ऊपर लिखी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा भारत की पहली स्किल इंडिया सेंटर की स्थापना कौन से राज्य में करी गई है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस सेंटर की स्थापना उड़ीसा में करी हुई है। अब देखिए जो स्किल इंडिया सेंटर है इसके अंदर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी बहुत ही मिनिमल फी में, मतलब बहुत ही कम फी उन्हें चार्ज करी जाएगी। और यहाँ पर उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो मार्केट में जो इस टाइम पर हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हैं उनको वो अपने घरों में बना सकते हैं और आसानी से बेच सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैग्स आ रहे हैं जो कि 100% ऑर्गेनिक है। इतना ही नहीं है, किसी भी तरीके से पॉल्यूशन इनको बनाने में नहीं क्रिएट होता है, ना ही थर्मल पॉल्यूशन, ना ही एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा डेकोर आइटम्स वगैरह हो गए, साजो सज्जा के सामान। तो ये सारी चीज़ें बनाने की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी।
और सरकार ने फैसला लिया है कि इस तरीके के और भी स्किल इंडिया सेंटर अलग अलग राज्यों में खोले जाएंगे। उड़ीसा में नवीन पटनायक है मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं रघुवर दास। उड़ीसा का अपना एक क्लासिकल डांस भी है, इसे उड़ीसी के नाम से जाना जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला साइंटिस्ट को जीडी बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? तो ये है प्रोफेसर अदिति सेन डे। ठीक है। और ये प्रयागराज के अंदर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने वहां से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी हुई है और ये फिजिक्स के क्षेत्र में R&D करती रहती हैं। तो इनको फिजिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को सबसे पहले 1991 में लॉन्च किया गया था। इस पुरस्कार के साथ एक और खास बात है, ये उन्हीं साइंटिस्टों को दिया जाता है जिनकी उम्र 50 साल से कम है। ठीक है। तो आज तक ये जिनको भी पुरस्कार दिया गया है वो सारे पुरुष भागीदार थे इसके, लेकिन पहली बार कोई महिला साइंटिस्ट हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी घंटी कौन से शहर में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2 से 3 महीने का आपके पास समय है, उसके बाद चुनाव के बाद बैक टू बैक आपके एग्जाम लगे हुए हैं। आपके पास अभी समय है, जब एग्जाम सर पे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। और जीएसजीके की वजह से हर साल हजारों नहीं लाखों सिलेक्शन रुक जाते हैं। आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अवेल कर सकते हैं, जिसमें मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। हर एक वनडे एग्जामिनेशन के लिए आप मेरा ये बैच फॉलो कर सकते हैं। इस बैच की मदद से चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो जैसे कि पुलिस हो गया, या फिर पीसीएस तक का एग्जाम, और या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम, कोई भी आपसे छूट कर नहीं जाएगा। डेमो क्लासेस भी इसमें अवेलेबल हैं। आप जाकर एक बार क्लास देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ही आप इस बैच को अवेल करें। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई भी कंपाइलेशन के साथ बैच आपको मिलेगा जहां पर कुछ भी टॉपिक ना छूटा हो। साथ में हमने कंप्यूटर भी यहाँ पर कवर किया है, और इतना ही नहीं, वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी यहाँ पर कवर है। और इसके अलावा आप पर्टिकुलर अगर बैच लेना चाहें जैसे कि सिर्फ हिस्ट्री सिर्फ पॉलिटी, तो आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। जीएसजीके का भी बैच आप अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।